नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज की हमारी चर्चा का विषय है अमेरिका की कार्यपालिका अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति। इस व्याख्यान के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं क्या है, उसकी शक्तियां किस तरह की है, अमेरिका के राष्ट्रपति को किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 के अनुसार अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के एक राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 है, यह अमेरिका की कार्यपालिका से संबंधित है, जो यह कह रहा है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो एक राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या है, यह उसके संविधान के आर्टिकल 2 के उपधारा 1 के अंतर्गत उल्लेखित है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो योग्यता है वह है कि यूएसए का कम से कम वह 14 वर्ष तक निवासी रहा हो। यह जरूरी नहीं है कि वो लगातार 14 वर्ष रहा हो, बल्कि यह आवश्यक है कि वो अपनी जो संपूर्ण जिंदगी है उसमें से 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण योग्यता है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए कि वो जन्मजात नागरिक हो, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा हो और उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के जो वेतन एवं भत्ते हैं उनका निर्धारण अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। यहाँ उल्लेखित है कि कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों में न तो कटौती की जा सकती है और न ही वृद्धि की जा सकती है। जो भी परिवर्तन करना हो वह नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के आरंभ में ही कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के जो वेतन एवं भत्ते हैं वह अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा निर्धारित होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होता है। क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल है वो निश्चित है, 4 वर्ष कार्यकाल है। इससे पहले केवल महाभियोग के आधार पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। पुनर्निर्वाचन को लेकर के अगर बात करें तो अमेरिका के मूल संविधान में पुनर्निर्वाचन को लेकर के किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, यानी एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अमेरिका के संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अधिकतम कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 2 बार निर्वाचित हो सकता है, तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकता। यह प्रावधान 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन इससे पहले भी अगर देखें तो हम मूल संविधान में तो ये देखते हैं कि किसी प्रकार का पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे वाशिंगटन, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेकिन जब तीसरी बार चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और यहाँ से ये परंपरा पड़ गई कि अमेरिका का कोई भी व्यक्ति है वो 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस परंपरा को तोड़ा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रहे। पहला चुनाव उन्होंने 1932 में लड़ा, दूसरा 37 में, चौथा 1940 और 5वां चुनाव 1944 में लड़ा। फिर 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रहे।
तो मूल संविधान में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित हो सकता है, तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था और उस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया एवं उसने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया हो, तो उसका राष्ट्रपति पद के लिए जो कुल कार्यकाल है वो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अमेरिका के संविधान में यह प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाए, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो या उसने त्याग पत्र दे दिया हो या अन्य किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उसके उपरांत अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। तो इस दशा में यह शर्त रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था लेकिन उसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और उसने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया हो, तो उसका राष्ट्रपति पद के लिए जो कुल कार्यकाल है वो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यह बात है वो ध्यान रखने वाली है। लेकिन संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि युद्ध के समय अगर पदधारी राष्ट्रपति से कांग्रेस तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आग्रह करती है, तो वह जो पदधारी राष्ट्रपति है वह तीसरी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव है वो लड़ सकता है। लेकिन यह इस तरह की विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थिति क्या है? युद्ध के समय कांग्रेस इस तरह का आग्रह है वो कर सकती है। अब हम ये समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो हम अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल के अंतर्गत 538 सदस्य होते हैं। अब ये 538 सदस्य कैसे या कहां से होते हैं? तो प्रतिनिधि सभा में जो 435 सदस्य होते हैं 50 राज्यों से और सीनेट में 50 राज्यों से 100 सदस्य होते हैं। 435 और 100 टोटल हुए 535 सदस्य। इसके अलावा कोलंबिया के 3 सदस्य हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भागीदार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के जो 435 सदस्य हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं या सीनेट के जो 100 सदस्य हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि प्रतिनिधि सभा में जितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं उतने सदस्यों के बराबर ही उन्हीं राज्यों से उतने सदस्य ही निर्वाचक मंडल में निर्वाचित होते हैं। और सीनेट में भी 50 राज्यों से जो प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य निर्वाचित होकर के सीनेट में आते हैं, तो उतने सदस्यों के बराबर ही उन्हीं राज्यों से उतने सदस्य ही अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, उसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों और सीनेट के सदस्यों को जोड़ करके मिला करके उतने सदस्यों के बराबर प्लस कोलंबिया के 3 सदस्य होते हैं। तो जितने सदस्य जिस राज्य से प्रतिनिधि सभा और सीनेट में आते हैं उतने ही सदस्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंतर्गत भी अमेरिका की जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं। जैसे इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझें कि अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से सबसे ज्यादा सदस्य है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित होकर के आते हैं। जैसे 53 सदस्य कैलिफोर्निया से प्रतिनिधि सभा सदस्यों के बराबर और 2 सदस्य वो सीनेट के सदस्यों के बराबर। तो कैलिफोर्निया से जो कुल सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित होकर के आते हैं वो होते हैं 55 सदस्य और 7 राज्य ऐसे हैं जिनसे 3 सदस्य है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित होकर के आते हैं। क्योंकि इन 7 राज्यों में एक सदस्य प्रतिनिधि सभा में आता है और 2 सदस्य है वो सीनेट में आते हैं। तो इन्हीं सदस्यों के बराबर उतने ही सदस्य निर्वाचित होकर के निर्वाचक मंडल में आते हैं। यहाँ ये कंफ्यूज दूर कर लें आप कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य और सीनेट के जो सदस्य हैं
वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उतने ही सदस्य उन्हीं राज्यों से निर्वाचित होकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इन सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों का, तो निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अमेरिका का वह नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसको अमेरिका का मतदाता माना जाता है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों को अपना मत है वो दे सकता है। ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल का उम्मीदवार है उसकी तरफ से ये प्रत्येक राज्य में सदस्य होते हैं। तो ये जो निर्वाचक मंडल हेतु उम्मीदवार है ये अपने अपने दलों के सदस्य होते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने सदस्य होते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के अपने सदस्य होते हैं। इसके अलावा अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं अमेरिका में जिसकी तरफ से भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, तो उनके द्वारा भी उन राज्यों में इस तरह से निर्वाचक मंडल हेतु अपने अपने उम्मीदवार है वो खड़े किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रत्येक राज्य में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के सभी सदस्य है वो निर्वाचक मंडल हेतु निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में 53 सदस्य है, 53 + 2 यानी 55 सदस्य है। तो 55 सदस्य कैलिफोर्निया से निर्वाचित होकर के निर्वाचक मंडल में आते हैं। तो अब कैलिफोर्निया में जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलेगा, जैसे मान लो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिला उस राज्य में मतदाताओं का, तो 55 के 55 सदस्य है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो ही निर्वाचित होकर के आ जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर मान ले कि कैलिफोर्निया में बहुमत है वो रिपब्लिकन पार्टी को मिला है, तो 55 के 55 सदस्य है वो रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, वो निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक राज्य में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के सभी सदस्य है वो निर्वाचक मंडल हेतु निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। अब जनता जब इन निर्वाचक मंडल के सदस्यों को निर्वाचित कर लेती है तो फिर ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य है जो कि जनता ने निर्वाचित किए, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं। इसके पश्चात जो उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है उस उम्मीदवार को अमेरिका का राष्ट्रपति है वो घोषित कर दिया जाता है। अब मतों की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य है ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो वोट देते हैं उनके मतों की गणना है वो कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में की जाती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो सीनेट का अध्यक्ष करता है और सीनेट का जो अध्यक्ष है वो तत्कालीन राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके से हम यह देखते हैं कि 538 सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और इन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो हम सैद्धांतिक तौर पर अगर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो निर्वाचक मंडल के माध्यम से ही प्रत्यक्ष रूप से ही राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो होता है। कैसे? इसको इस बात से समझें कि जिसको वोट दे रही है जनता, जिस निर्वाचक मंडल के सदस्यों को वोट दे रही है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को जनता वोट दे रही है, तब उनको ये पता होता है कि इस दल को वोट देने से उनका जो वोट है वो किस उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा। तो जनता को उसी समय पता होता है कि उसका जो वोट है वो सीधा किस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जाएगा, क्योंकि ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं ये अपने पॉलिटिकल पार्टी का जो उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उसको वोट देने के लिए ये प्रतिबद्ध होते हैं। हालांकि कई बार ये अपवाद रूप में देखने को भी मिलता है कि रिपब्लिकन पार्टी के जो निर्वाचक मंडल के कुछ सदस्य है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के निर्वाचक मंडल के जो उम्मीदवार होते हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को दे देते हैं।
लेकिन ये अमूमन बहुत ही कम है वो देखने को मिलता है। और इस तरीके से आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार की हार है वो नहीं हुई है कि डेमोक्रेटिक वाले ने रिपब्लिक को दे दिया या रिपब्लिक वाले ने डेमोक्रेटिक को दे दिया। तो इस तरीके से सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जब से पॉलिटिकल पार्टी का अमेरिका में विकास हुआ है और दलगत राजनीति का जब से विकास हुआ है, तब से अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से ही होने लग गया है। अब अगर निर्वाचक मंडल का अगर कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है, तो पूर्ण बहुमत अगर कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है तो उस स्थिति में यह होता है कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब प्रतिनिधि सभा किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी, तो प्रतिनिधि सभा सर्वाधिक जो मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के, उनमें से एक को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित करेगी। जब प्रतिनिधि सभा इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है तब प्रत्येक राज्य का एक मत माना जाएगा। यानी भले ही प्रतिनिधि सभा के एक राज्य से कितने ही सदस्य निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि सभा में आते हो, लेकिन उस राज्य का जो वोट है वो राष्ट्रपति के लिए एक ही माना जाएगा। जैसे कैलिफोर्निया से 53 सदस्य है वो प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित होकर के आते हैं, लेकिन अब अगर प्रतिनिधि सभा के ये कैलिफोर्निया के सदस्य जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देंगे तब इन 53 सदस्यों का एक ही मत राष्ट्रपति के लिए माना जाएगा। अब ये कैसे होगा, अब ये ऐसे होगा कि प्रत्येक राज्य से जो मत का निर्धारण किया जाएगा वो सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अब इन 53 सदस्यों में से जो बहुमत जिस तरफ होगा, यानी 27 सदस्य जिस तरफ होंगे उस तरफ उस राज्य का मत है वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी राज्य से अगर बराबर सदस्य है वो उम्मीदवारों की ओर बढ़ जाए तो फिर उस राज्य का मत है वो नहीं गिना जाएगा, उसका शून्य मत है वो गिना जाएगा। तो इस तरीके से अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो फिर प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति के पद हेतु उम्मीदवार का निर्वाचन है वो किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है। यह प्रावधान 20वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा किया गया। इसके बाद आज तक हमेशा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। और शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब हम ये समझेंगे कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाना हो तो किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आधार क्या होना चाहिए महाभियोग का? जो आधार है वो संविधान में ये उल्लेखित है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार या अन्य कोई घोर अपराध के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो आरंभ की जा सकती है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसे आरंभ की जाएगी? तो सर्वप्रथम जो अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो प्रतिनिधि सभा में ही प्रारंभ की जाएगी। अब प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्यों के द्वारा यह प्रारंभ की जा सकती है, तो इस तरह की सदस्य संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में एक सदस्य के द्वारा भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। एक सदस्य या एक से ज्यादा सदस्य मिलकर के प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव है वो ला सकते हैं। फिर प्रतिनिधि सभा एक न्यायिक समिति या एक विशेष समिति का गठन करती है जो कि इस प्रकार के आरोपों को खंगालती है। और जब वो न्यायिक समिति या विशेष समिति आरोपों को सही पाती है तब प्रतिनिधि सभा अगर ये चाहे तो वो एक प्रस्ताव
रख सकते हैं महाभियोग का अमेरिका के राष्ट्रपति पर, और उसकी सूचना फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को दे दी जाती है। फिर प्रतिनिधि सभा उस महाभियोग के प्रस्ताव को अपने बहुमत से पारित करती है, और ये जो बहुमत है वो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का है। तो अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से प्रतिनिधि सभा इस तरह का महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देती है। फिर ये प्रस्ताव चला जाता है दूसरे सदन सीनेट में। फिर दूसरा सदन सीनेट न्यायालय के रूप में बैठता है। न्यायालय के रूप में बैठ करके अमेरिका के राष्ट्रपति पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करता है ये दूसरा सदन। और जब इस तरीके से सीनेट न्यायालय के रूप में बैठती है, तब सीनेट की जो अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जांच की जाती है सीनेट में, तब सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है। तब यह ध्यान रखने वाली बात है कि सीनेट की जो अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। जब इस तरीके से न्यायालय के रूप में सीनेट बैठती है, तब राष्ट्रपति अपना पक्ष है वो सीनेट के समक्ष स्वयं रख सकता है, या अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष है वो रख सकता है। और जब सीनेट इस तरह के आरोपों को सही पाती है, तो वो अपने 2/3 बहुमत के द्वारा इस तरह के महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देती है। तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तत्पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है और हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सर्वप्रथम जो महाभियोग लाया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति पर वो था 1867 में लाया गया था एंड्रयू जॉनसन के ऊपर, लेकिन यह प्रस्ताव सीनेट के अंतर्गत पारित नहीं हो पाया, इसलिए एंड्रयू जॉनसन पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाई। यह बात ध्यान रखने वाली है कि अब तक महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। महाभियोग लाया गया है, सबसे पहले एंड्रयू जॉनसन पर लाया गया, फिर 1974 में निक्सन के ऊपर लाया गया, लेकिन निक्सन ने त्याग पत्र दे दिया पहले ही महाभियोग की प्रक्रिया से पहले ही, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई। फिर बिल क्लिंटन पर लाया गया, लेकिन बिल क्लिंटन ने देश के सामने माफी मांग ली थी, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ गई थी। पिछले कार्यकाल में जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका में महाभियोग प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई थी, लेकिन सीनेट में यह प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया है वो नहीं गया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर पद रिक्ति हो जाए तो उस समय उत्तराधिकारी कौन होगा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का। तो संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो फिर अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर दोनों ही पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तब उस परिस्थिति में कांग्रेस के द्वारा निर्णय किया जाता है। कांग्रेस इस प्रकार का कानून बनाती है कि राष्ट्रपति पद पर उत्तराधिकार कौन होगा। इस संबंध में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून बनाया गया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाएगा तो फिर प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, और प्रतिनिधि सभा का स्पीकर का भी पद अगर रिक्त है तो फिर सीनेट का जो सामयिक अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष है वह, और उसके पश्चात राज्य सचिव, राज्य सचिव के बाद वित्त सचिव, वित्त सचिव के बाद में युद्ध सचिव का नंबर आता है। लेकिन आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हुआ तो उस पर जो कार्य निर्वहन किया राष्ट्रपति के रूप में वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया।
अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करने से पहले जो मैं एक बात बताना भूल गया था वो यह थी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो निर्वाचक मंडल अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के बाद में उस निर्वाचक मंडल का उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक ही निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन है वो किया जाता है। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है वो कानून बनाने का काम करती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है। तो यहाँ अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका की जो कार्यपालिका है वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही है। तो इस संबंध में उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो है संघीय कानूनों को लागू करना। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में संघीय कानूनों को लागू करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो उसकी शक्तियां हैं, नियुक्तियों से संबंधित शक्तियां हैं, जैसे राजदूतों की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद में अपने सचिवों की नियुक्ति करता है। अमेरिका में मंत्रियों को सचिव के रूप में ही जाना जाता है। तो ये सारी की सारी जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जब ये नियुक्तियां करता है तो सीनेट के बहुमत के माध्यम से इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है, यानी सीनेट के बहुमत के द्वारा इनकी पुष्टि है वो आवश्यक है। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में यह शक्ति दी गई कि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मनोनीत कर सकता है। और ऐसा करते समय उसको दोनों सदनों की स्वीकृति है वो आवश्यक है। अगर दोनों सदन इस तरह की स्वीकृति नहीं देते हैं तो फिर राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को मनोनीत नहीं कर सकता। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4-4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। तो इससे पहले चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो इसलिए वहां पर यह प्रावधान किया गया 25वें संविधान संशोधन द्वारा कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस परिस्थिति में फिर राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति है वो आवश्यक है। सीनेट के प्रति शिष्टाचार की परंपरा, यह कोई संविधान में इस तरह की बात का उल्लेख नहीं है अमेरिका की, बल्कि इस तरह का अलिखित नियम या परंपरा के रूप में ही विकसित हुआ है। सीनेट के प्रति शिष्टाचार का मतलब ये कि राज्यों में संघीय पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब राज्यों में संघीय पदों पर राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है तो उस समय वह उस राज्य के जो सीनेटर है उससे सहमति लेता है और राष्ट्रपति उन सीनेटरों से सहमति लेता है जो कि उस राज्य में राष्ट्रपति के दल से संबंधित होते हैं सामान्यतः। लेकिन अगर विपक्षी दल के सीनेटर भी होते हैं तो भी राष्ट्रपति है वो उनसे चर्चा कर लेता है। चर्चा करने के बाद में वहां पर वो संघीय पदों पर नियुक्ति करता है, क्योंकि अगर सीनेटरों से स्वीकृति लिए बिना या सहमति लिए बिना, चर्चा किए बिना अगर इस प्रकार के संघीय पदों पर अगर नियुक्ति करता है राष्ट्रपति तो सीनेट उसको अस्वीकृत कर सकती है। तो इस लिहाज से सीनेट के प्रति शिष्टाचार का ध्यान है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। जब वो संघीय पदों पर नियुक्तियां करता है राज्यों में, तब उस संबंधित राज्य के सीनेटरों की सहमति से नियुक्तियां करता है। विदेशी राज्य से संधि या समझौता करने का अधिकार या शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में, क्योंकि
विदेशी संबंधों का संचालन है वो कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जब इस तरह के विदेशी राज्यों से या अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौता करता राष्ट्रपति, तो उस पर सीनेट की 2/3 बहुमत से पुष्टि है वो आवश्यक है। अगर सीनेट 2/3 बहुमत से पुष्टि नहीं दे तो इस तरह की संधि या समझौतों को वैध नहीं माना जाता। जैसे राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अमेरिका राष्ट्र संघ के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाया। क्यों शामिल नहीं हो पाया? क्योंकि सीनेट ने उसकी पुष्टि नहीं की, 2/3 बहुमत से स्वीकृति नहीं दी थी। तो विदेशी राज्यों से संधि या समझौता राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन वैध तभी माना जाएगा जब सीनेट 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि कर देती है। इसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध की घोषणा तो हालांकि कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, बल्कि कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा करती है। लेकिन सेना को संचालित करना या सेना को आदेश देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में ही है। तो राष्ट्रपति सेना का संचालन या सेना को इस तरीके से आदेश देकर के परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ती है। तो सेना का सर्वोच्च सेनापति के रूप में अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कार्य करता है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। समाधान की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को ही समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में जिन व्यक्तियों को दंडित किया गया है उनको अमेरिका का राष्ट्रपति है वो समाधान नहीं दे सकता। और दूसरा, महाभियोग द्वारा जिन व्यक्तियों को दंडित किया गया है उनको भी अमेरिका का राष्ट्रपति है वो समाधान नहीं दे सकता। किनको समाधान दे सकता है? केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को ही अमेरिका का राष्ट्रपति है वो समाधान दे सकता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका को संदेश भेजने की शक्ति रखता है। सामान्यतः अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस का अधिवेशन बुलाने की शक्ति नहीं रखता है, लेकिन कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित करने की शक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। वीटो पावर की शक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास देखी जा सकती है। यह शक्ति सीमित शक्ति है, पूर्ण रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर नहीं है। वीटो का मतलब होता है मना करना, अस्वीकार करना, अस्वीकृत करना। अब विधायी शक्तियों में ये होता है कि कानून निर्माण तब हो पाता है जब अमेरिका की कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों ही अपने विधेयक को पारित कर देते हैं। दोनों सदनों से जब विधेयक पारित हो जाता है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तभी वो कानून का रूप लेता है। तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को 2 तरह के वीटो प्राप्त है, एक विलंबकारी वीटो और दूसरा पॉकेट वीटो। पहला है विलंबकारी वीटो। अमेरिका की कांग्रेस से कोई बिल अगर पारित होता है तो उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जब हस्ताक्षर के लिए जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन में उस पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। या तो 10 दिन में वो उसको स्वीकार कर दे या फिर अस्वीकार करके वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर 10 दिन में वह अस्वीकार नहीं करता है और स्वीकार भी नहीं करता है तो फिर वो स्वतः ही उस बिल को पारित मान लिया जाता है। लेकिन अगर 10 दिन में अमेरिका का राष्ट्रपति उसको अस्वीकृत करके कांग्रेस को पुनर्विचार के लिए अगर भेज देता है तो फिर कांग्रेस है अगर उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल करके वह विधेयक को विलंब करवा सकता है। लेकिन देखने में ये आता है कि कांग्रेस का 2/3 बहुमत मिलना है वो बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह विलंबकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो की शक्ति है वो देखने को मिलती है। दूसरी जो वीटो पावर की शक्ति है वो है पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो में ये होता है कि 10 दिन में ही अमेरिका के राष्ट्रपति को या तो स्वीकार करना होता है या अस्वीकार करना होता है। लेकिन पॉकेट वीटो में ये हो जाता है कि 10 दिन पूरे हुए ही नहीं और उससे पहले ही अगर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो फिर उस परिस्थिति में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अगर वो बिल को न तो स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है, तो वो बिल है वो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में पड़ा रहता है, क्योंकि 10 दिन से पहले ही कांग्रेस का अधिवेशन है वो समाप्त हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेजा गया। तो इस तरीके से न तो वो स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है और वह बिल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में ही पड़ा रहता है। तो ये माना जाता है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति की जेब में ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो वीटो पावर है वो पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर शक्तियां देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां मिली हुई है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों के अंतर्गत गिना जाता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताएं, उसका निर्वाचन किस तरीके से होता है, उसको हटाया किस तरीके से जा सकता है और अमेरिका के राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।